हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के लिए हम लोग मोस्ट वांटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। 4 नंबर और 6 नंबर वाले। ये क्वेश्चन मैंने आपके सभी क्वेश्चन बैंक से उठाया है। मैंने अवतार का क्वेश्चन बैंक उठाया, फिर आपको विद्या क्वेश्चन बैंक उठाया, फिर राजीव का क्वेश्चन बैंक उठाया, और इन तीनों में से जो प्रश्न मोस्ट वांटेड है उसको मैंने इस वीडियो में लिया है। तो यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया बाबू और सभी प्रश्नों को तैयार कर लिया तो 2025 में इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। 100% है बाबू। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। बस आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक तो बस आप इन्हीं प्रश्नों को तैयार कर लीजिए बाबू, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि आपका अवतार है, फिर क्या है, आपका विद्या है और आपका राजीव प्रकाशन। मैंने सभी प्रकाशन को उठाकर और इस प्रश्न को बनाया है। बस आप इसी को क्या कर लीजिए, तैयार कर लीजिए बाबू। बस आपको इतना ही तैयार करना है, बाकी इसके आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। बस आपको इन्हीं प्रश्नों को तैयार कर लेना है। विश्वास रखिए बाबू, एक भी प्रश्न इन सबसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग इसके पहले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी। उत्तर लगभग 180 शब्दों में देना है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है बाबू। 2024 में और 2023 में और 2022 में प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है, और इन तीनों क्वेश्चन बैंक में प्रश्न दिया था तो मैंने इस प्रश्न को ले लिया है कि भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच मूल थी। ठीक है, बताना। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या लिखना है मैं बता रहा हूँ, ऐसा ही लिखना है। ठीक ना, बाद में आपको स्क्रीनशॉट लेना है, पहले समझ लीजिए तब आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। क्योंकि आप कुछ समझ जाएंगे तो आप अपने आप से भी थोड़ा बहुत बना के लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें लिखना है कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। ध्यान से समझिएगा वो क्या कहने का मतलब है कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण क्या हो गया आपका, परिभाषा हो गया कि विकेंद्रीकरण क्या होता है। ठीक है, विकेंद्रीकरण के पीछे आधारभूत सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने क्षेत्र की समस्याओं की अच्छी समझ होती है। विकेंद्रीकरण की आवश्यकता हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है। ठीक है, जो विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है वो हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है कि नहीं, विकेंद्रीकरण की आवश्यकता हमारे देश में है। ठीक है, फिर लिखना है इसके आगे, इसके बाद से गांव और शहर से स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें हुई। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई थी। लेकिन इन्हें राज्य सरकारों के सीधे निमंत्रण में रखा गया था। इस स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी कराए जाते थे। इनके पास न तो अपना कोई अधिकार था न संसाधन। एक ऐसे सतह यहाँ पे ऐसे 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 तरह प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का हुआ था। नाम मात्र का हुआ, ठीक है, नाम मात्र का हुआ था। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर देना था कि भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी। उसका उत्तर आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। ठीक ना, मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला सभी प्रश्न है, जिनको आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। सभी बुक का मिलाकर मैंने प्रश्न लाया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत में केंद्र और राज्य के बीच सत्ता के बंटवारे की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 80 शब्दों में इसका उत्तर देना है और मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला प्रश्न है। लगातार ये प्रश्न 3 साल से पूछा गया है। ठीक है, और तीनों क्वेश्चन बैंक में प्रश्न दिया है और वेरी इंपोर्टेंट भी लिखा है। ठीक है, तो इसको आपको जरूर तैयार करना है कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखना है, उत्तर में लिखना है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य विधायी अधिकारों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है, जिनका विवरण इस प्रकार है।
ठीक है। तो चलिए पहला क्या है, संघ सूची। पहला क्या है आपका, संघ सूची। इसमें प्रतिरक्षा, विदेश, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। इन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। इन पर क्या होती है, केंद्र सरकार क्या बनती है, कानून बनाती है संघ सूची में। ठीक है। फिर दूसरा आपका है राज्य सूची। दूसरा क्या है, राज्य सूची। इसमें पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व के विषय आते हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। ठीक है। जो राज्य सूची है, मतलब इन पर जो अगर जितने मैंने ऊपर बताया है, इस पर अगर कोई कानून बनाना होगा तो किसका हक है, इस पर राज्य सरकार का हक है। ठीक है। तो आशा करते हैं कितना क्लियर हो गया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके मतलब आगे वाला उत्तर बताते हैं। ठीक है। देखिए अगला क्या है, अगला पॉइंट है आपका समवर्ती सूची। अगला क्या है, समवर्ती सूची। इसमें शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह जैसे विषय शामिल है। जो समवर्ती सूची है बाबू, इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह जैसे विषय शामिल है। इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों का है। समवर्ती सूची पर जो आपका अधिकार बनेगा, किसको किसको हक है बाबू, केंद्र का और राज्य दोनों सरकारों को इसका हक है। ठीक है ना। लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। लेकिन जब दोनों सरकारों में जब टकराव होगा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में, तो इसमें से जीतता कौन है, किसका बात मानी जाती है, तो आपका केंद्र सरकार का। ठीक है। तो इस तरह आपका तीसरा रहा। चौथा लिखना है अवशिष्ट। चौथा क्या लिखना है, अवशिष्ट। अवशिष्ट विषयों की सूची में वे विषय रखे जाते हैं जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं थे या जो नए विषय उभरे हैं। इन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। इन पर क्या करती है, केंद्र सरकार कानून बनाती है। ठीक है। तो इस तरह मैंने आपको 4 पॉइंट बता दिया है कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा कैसे होता है। कि 2 विशेषताओं का लिखना था, लेकिन मैंने कितना बता दिया आपको, 4 बता दिया है। ठीक है। तो आशा करते हैं कि इसमें से कोई आपको 2 याद कर लेना है, जो आपको आसान पड़ेगा। लेकिन आप पूरा याद कर लेंगे तो अगर ये प्रश्न लॉन्ग में भी आएगा तभी भी आप अच्छा से कर लेंगे। ठीक है। आशा करते हैं कि दूसरा प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न बाबू। तो अगला प्रश्न है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए 2 सुझाव दीजिए। उत्तर लगभग 180 शब्दों में देना है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। 2024 का मॉडल पेपर मतलब प्रश्न पत्र उठा देखिए, पिछले साल का पेपर, और 2023 का पिछले साल का पेपर उठा देखिए। उसमें से उन दोनों सालों में प्रश्न पूछा गया है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। ठीक है। तो इसका उत्तर क्या लिखना है, उत्तर लिखना है कि विदेशी व्यापार का महत्व बढ़ रहा है। विदेशी व्यापार का महत्व बढ़ रहा है और उसका संदेश है कि व्यवसायिक संबंधों को सुदृढ़ और स्थिर बनाए रखना आवश्यक है। विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं। विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कुछ सुझाव क्या है, निम्नलिखित है। तो सबसे पहला आपका जो क्या है सुझाव है, वो क्या है, संबंधों को मजबूत कर, क्या करें, आपके बीच संबंधों मतलब देश और देश के बीच संबंध क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो संबंधों को मजबूत करना है। इसमें लिखा है कि सफल विदेशी व्यापार के लिए मजबूत संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपको एक सफल विदेशी व्यापार मतलब विदेशी व्यापार होता है तो मतलब विदेशों में मतलब देश देश के बीच में जो व्यापार होता है उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। ठीक है। तो विदेशी व्यापार यदि मजबूत करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, देशों के बीच क्या होना चाहिए, संबंध मजबूत होना चाहिए। ठीक ना। यहाँ विस्तार विस्तार के संबंधों को विकसित करने और अनुबंधों को निर्माण करने के लिए सक्रिय रूप से काम करने के लिए उद्यमी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उद्यमी होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ, आपको सबसे पहला मैंने आपको सुझाव बताया, संबंधों को मजबूत करें। ठीक ना, संबंधों क्या करें, मजबूत करें। तो अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाबू और अपने कॉपी पे लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे सुझाव पर। ये आपका दूसरा सुझाव क्या होना चाहिए ताकि विदेशी व्यापार क्या हो, मजबूत हो। ठीक है। तो अगला है भागीदारी और सहयोग। दूसरा क्या पढ़ लेना है, भागीदारी और सहयोग। ठीक है। इसमें लिखना है कि अन्य विदेशी कंपनियों के साथ भागीदारी और सहयोग को बढ़ावा देना भी एक उत्तम रणनीति हो सकती है। कह रहा है कि अन्य विदेशी कंपनियों के साथ भागीदारी और सहयोग को बढ़ावा देना भी एक उत्तम रणनीति हो सकता है। यह नए बाजारों में प्रवेश करने और स्थानीय विविधताओं को समझने में मदद कर सकता है। क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। यह नए बाजारों में प्रवेश करने और स्थानीय विविधताओं को समझने में मदद कर सकता है। ठीक है। ये आपका दूसरा रहा। फिर आपको तीसरा इसमें लिखना है
तीसरा लिखना है स्थानीय बाजारों का अध्ययन करें। स्थानीय बाजारों क्या करें? अध्ययन करें। ठीक है, इसमें लिखना है विदेशी बाजारों की समझ के लिए महत्वपूर्ण है कि व्यापारिक निवेशक स्थानीय बाजारों को अच्छी तरह से अध्ययन करें और समझें। ठीक है, इससे नए अवसरों की पहचान की जा सकती है और संदेशों को साजगर्भ किया जा सकता है। क्या किया जाता है? साजगर्भ किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। आशा करते हैं कि प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अब इसका आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कोई भी दिक्कत न हो। ठीक है, देखिए इस प्रश्न का उत्तर मिल गया कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। तो इतना उत्तर था विदेशी व्यापार से हम क्या समझते हैं। फिर विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई 2 सुझाव देना है, तो मैंने आपको 4 सुझाव दिया है। आप चारों में से कोई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके अगले वाले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया है कि सत्याग्रह क्या था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का विश्लेषण कीजिए। उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है, मतलब 150 शब्दों में देना है। और वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। लगातार कम से कम 5 से 6 साल से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है और 2025 में 100% छप जाएगा प्रश्न। इस प्रश्न का छपना तय है बाबू। 100% लिख लीजिए और 6 नंबर में आएगा, लॉन्ग में आएगा। ठीक है, तो अभी इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए और आपका 6 नंबर पक्का हो गया। ठीक है, सत्याग्रह का क्या अर्थ है? महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का विश्लेषण कीजिए। तो सबसे पहले आप समझिए कि सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ। ठीक है, देखिए सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य पर टिके रहना। परंतु गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह एक जीवन दर्शन है और अन्याय तथा असत्य के खिलाफ एक आंदोलन भी है। ठीक है, तो इस इतने प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है। तो सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है कि सत्य पर टिके रहना। परंतु गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह एक जीवन दर्शन है और अन्याय तथा असत्य के खिलाफ आंदोलन भी है। ठीक है, तो इतने प्रश्न का उत्तर आप कितने लेना था। अब हम चाहते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन कौन थे, उसका विश्लेषण करना है। तो उसके बारे में मेरे को क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला आंदोलन क्या था? सबसे पहला आंदोलन था और बहुत ही मशहूर आंदोलन है, बहुत प्रसिद्ध आंदोलन है, चंपारण सत्याग्रह। कौन है? चंपारण सत्याग्रह है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह बहुत ही प्रसिद्ध आंदोलन था ये। ठीक है, भारत के बिहार राज्य में ब्रिटिश जमींदार किसानों को खाद्य फसलों को उगाने नहीं देते थे। भारत के बिहार राज्य में जो अंग्रेज थे वो किसानों को फसल क्या करते, उगाने नहीं देते थे। जमींदार किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। क्या करते थे? जो आपके अंग्रेज थे वो क्या करते थे बाबू कि जो किसान थे उनको नील की खेती करने के लिए क्या करते थे, मजबूर करते थे। और उनकी खरीद खरीद बहुत ही सस्ते दामों में करते थे। अगर मान लीजिए एक बार तो मजबूर करते थे और जब मजबूरी में किसान क्या करता था, नील की खेती करता था और जब उसे बेचता था तो उसे बहुत कम दामों क्या करते थे, खरीदते थे। जिससे किसानों को आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर होती जा रही थी। जिससे क्या हुआ कि किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही क्या हो रहा था, कमजोर होती जा रही थी, धीरे धीरे बहुत ही खराब होती जा रही है। ठीक है, तब क्या किया, तब गांधी जी ने क्या किया, सत्याग्रह आंदोलन को चलाया। ठीक है, तो किसानों के लिए चलाया गया था सत्याग्रह आंदोलन। आशा करते हैं कि पहला आंदोलन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले आंदोलन। तो अगला आंदोलन का था खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। में मोस्ट इम्पोर्टेंट आंदोलन था खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा में बाढ़ और सूखे के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। जिसके कारण वह कर माफी की मांग कर रहे थे। जिसके कारण क्या कर रहे थे, कर माफी की मांग कर रहे थे। 1918 में गुजरात में खेड़ा एक शहर है, आपका गांव है। उसमें क्या हुआ, बाढ़ और सूखे के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। ठीक है, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों से जो माफी है, माफी मतलब जिसके कारण वह कर माफी मतलब जो टैक्स लगता था उस पर क्या कर रहे थे, कुछ छूट मांग रहे थे, छूट मांग रहे थे। ठीक है, परंतु अंग्रेजों के द्वारा द्वारा कर के लिए किसानों का उत्पीड़न किया जाता था और उन्हें बंदी बना लिया जाता था। और उन्हें क्या किया जाता था बाबू, बंदी बना लिया जाता था। ठीक है, तो आपका रहा खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है ना, तो इसमें आपको इतना ही लिखना है। अब हम चलते हैं आखिरी आंदोलन पर। आखिरी आंदोलन क्या है आपका, खिलाफत आंदोलन। और इस आंदोलन का नाम तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, खिलाफत आंदोलन क्या है। ठीक है, खिलाफत आंदोलन क्या था बाबू, खिलाफत आंदोलन 1920 में खिलाफत आंदोलन एक
विश्वव्यापी आंदोलन था। क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट हेवी आंदोलन है तीसरा, खिलाफत आंदोलन। ये 1920 में खिलाफत आंदोलन विश्वव्यापी आंदोलन था। ठीक है, इसका मुख्य कारण तुर्की के खिलाफ एक प्रभुत्व अंग्रेजों के द्वारा कम करना था। क्या करना था? कम करना था। इससे सारे विश्व के मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति रोष था। भारत में खिलाफत का नेतृत्व ऑल इंडिया मुस्लिम कांग्रेस द्वारा किया गया था। भारत में जो खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो कौन किया था? ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इस तरह आपके तीन सत्याग्रह मतलब तीन आंदोलन को मैंने बता दिया। तीसरा था आपका खिलाफत आंदोलन, दूसरा था खेड़ा सत्याग्रह और तीसरा आपका पहला क्या था? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है और महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए तीन सत्याग्रह आंदोलनों का वर्णन करना था। तो इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस प्रश्न को यदि आपने तैयार कर लिया बाबू तो 100% के आपका 6 नंबर तैयार हो गया। ठीक है, 100% के प्रश्न पूछेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि असहयोग आंदोलन कब चला गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया कि असहयोग आंदोलन कब चला गया था। इस आंदोलन के किन दो कारणों का विवेचना कीजिए। उत्तर लगभग 150 देना है और ये भी लॉन्ग वाला क्वेश्चन है और 6 नंबर का प्रश्न है और 2025 में 100% ये प्रश्न छप गया है। ठीक है, पेपर में प्रश्न छप गया है असहयोग आंदोलन कब चलाया गया और इस आंदोलन के किन दो कारणों के विवेचना कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपको जरूर से जरूर तैयार करना बाबू, असहयोग आंदोलन कब चलाया गया। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखना है कि महात्मा गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ और चल पा रहा है। महात्मा गांधी जी ने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखा हिंद स्वराज। ये एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ जाएगा। एमसीक्यू में भी कई बार पूछा है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको यहाँ से एक नंबर और फिक्स हो गया कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है बाबू? महात्मा गांधी जी ने। और महात्मा गांधी जी ने इस पुस्तक में लिखा था यदि ब्रिटिश शासन यदि मतलब अंग्रेजों का शासन चल रहा है तो केवल भारतीयों के सहयोग से चल रहा है। ठीक है, यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो वर्ष भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। ठीक है ना, महात्मा गांधी जी ने कहा कि यदि अंग्रेजों से भारत के जो लोग हैं उनका सहयोग करना बंद कर दें, अपना सहयोग वापस ले लें तो ब्रिटिश की जो सरकार है, ब्रिटिश शासन है वो ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आपको बताना था कि असहयोग आंदोलन क्या था। ठीक है ना, यही नहीं पूछा था कि असहयोग आंदोलन कब चला गया था। ठीक है, अब आगे लिखना है कि इस आंदोलन के किन दो कारणों का विवेचना करना है। तो इसके दो कोई कारण लिखना है। चलिए दोनों कारण बताते हैं। पहला कारण क्या है? ध्यान समझिएगा। पहला कारण है इस आंदोलन के प्रथम चरण में लोगों को अपनी उपाधियां सरकार को लौटा देनी थी तथा सरकारी नौकरियां, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषद, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? परित्याग करना चाहिए। तो पहला कारण यह था। दूसरा कारण था कि यदि सरकार आंदोलन को दबाने के लिए दमन का रास्ता चुनती है तो व्यापक स्तर पर देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन भी आरंभ किया जा सकता है। ठीक है, क्या किया जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन भी क्या किया था? आरंभ किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह क्या रहे बाबू? इसके दो कारण रहे। आशा करते हैं कि प्रश्न क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले इसका ले लीजिए, फिर अब इसका ले लीजिए और इसका ले लीजिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भूक्षरण से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे लिख लीजिएगा भूक्षरण। भूक्षरण, ठीक है, क्या लिख लीजिएगा? भूक्षरण। ठीक है, भूक्षरण। ठीक है, तो भूक्षरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, भूक्षरण से आप क्या समझते हैं? इसके रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। हम लोग भूक्षरण को मृदा अपरदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा अपरदन भी कहते हैं। याद रखिएगा कि भूक्षरण का दूसरा नाम है मृदा अपरदन। ठीक है ना, मृदा अपरदन। ठीक है, तो आपको सच बताना है कि भूक्षरण से आप क्या समझते हैं। तो मृदा अपरदन के कारण भी भूमि की उर्वरा शक्ति क्या होता है? उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है और
और वह कृषि कार्य हेतु अनुपयुक्त हो जाती है, अतः मृदा अपरदन को रोकना आवश्यक है, जिसके लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, मृदा अपरदन का क्या होती है? भूमि की जो उर्वर सत्ता होती है, मतलब जो उस पे मतलब कोई भी बीज की उगाने की जो क्षमता होती है बहुत ज्यादा कम हो जाती है, मतलब समाप्त हो जाती है। और इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? निम्न उपाय कर सकते हैं। और वही आपसे 4 उपाय पूछा है, तो चलिए हम लोग चारों उपाय को देख लेते हैं। ठीक ना? सबसे पहला उपाय आपका क्या है? सबसे पहला उपाय है मेखला बनाकर। क्या बनाकर? मेखला बनाकर। अब सुनिए मेखला क्या होता है? पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पौनों की गति को कम करता है। पेड़ों की कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पौनों की गति को कम करता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिमी भारत में रेत के टीलों के अस्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्या रहा है? कि इन रक्षक पट्टियों का पश्चिमी भारत में रेत के टीलों के अस्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, तो पहला क्या कर सकते हैं? मेखला बनाकर कर सकते हैं। दूसरा है कि बांध का निर्माण करके। दूसरा क्या रोकने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? बांध का निर्माण करके भी रोक सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है कि नदियों पर बांध बांधकर जल के वेग को कम करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ठीक है, नदियों पर बांध लगाकर, ठीक है, जल के वेग को कम करके मृदा अपरदन का किया सकता है? रोका जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहा? दूसरा कारण रहा। ठीक ना? दूसरा उपाय रहा। तीसरा उपाय क्या कर सकते हैं आप? पशुचारण पर प्रतिबंध लगाकर। पशुचारण क्या करके आप लोग प्रतिबंध लगाकर क्या कर सकते हैं? इसको रोक सकते हैं। तो पशुचारण पर प्रतिबंध लगाकर तथा कृषि प्रणाली में सुधार करके भी मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, पशुचारण मतलब पशु के चरने पर क्या करें? तो क्या लगा दें? प्रतिबंध लगा दें। फिर कृषि प्रणाली में सुधार करके भी मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, ये आपका तीसरा रहा। फिर चौथा क्या? वृक्षारोपण के द्वारा। चौथा क्या है? वृक्षारोपण के द्वारा भी क्या कर सकते हैं आप? मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। ठीक है, वृक्षारोपण काफी मात्रा में वृक्षारोपण या काफी मात्रा में पेड़ लगाने से मृदा अपरदन की प्रक्रिया रोकी जा सकती है। पेड़ों का बंजर भूमि तथा पहाड़ी ढालों पर लगाना अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। इस ढंग को वायु अपरदन को भी रोका जा सकता है। इस ढंग को क्या किया जाता है? वायु अपरदन को भी क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। 4 उपाय पूछा था। आशा करते हैं कि वो चारों उपाय क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब आप इसका ले लीजिएगा और अपने कॉपी पे लिख लीजिए। ठीक है, अब इसका ले लीजिए, फिर अब इस प्रश्न का आप लोग क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, आपके या तो प्राथमिक क्षेत्र पूछेगा, या द्वितीय क्षेत्र पूछेगा, या तृतीय क्षेत्र पूछेगा, या चतुर्थक क्षेत्र पूछेगा। इन चारों क्षेत्रों को यदि आपने तैयार कर लिया तो 2025 में इन चारों क्षेत्रफलों में से आपको एक क्षेत्र के बारे में जरूर पूछेगा, या तो प्राथमिक के बारे में, या द्वितीय के बारे में, या तृतीय के बारे में, या चतुर्थ क्षेत्र के बारे में। किसी चारों में से पूछेगा। 100% 2025 में इन चारों में से कोई एक आ जाएगा। 100% ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले बता दें कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों की विशेषताओं का विवेचना करना है। तो सबसे पहले बताते हैं प्राथमिक क्षेत्र की विशेषता। सबसे पहले किसका बताएंगे? प्राथमिक क्षेत्र की विशेषता। तो आपको हेड लगा देना ब्लैक पेन से, प्राथमिक क्षेत्र की विशेषता। ठीक है, आपको ब्लैक पेन से क्या करना है? प्राथमिक क्षेत्र की विशेषता हेड लगा देना और पहला लिखना है कि इस क्षेत्र का कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से आता है। इस क्षेत्र का कच्चा माल क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र से आता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र अन्य सभी क्षेत्रों का आधार होता है। जो आपका प्राथमिक क्षेत्र होता है वो द्वितीय, तृतीयक और चतुर्थ इन तीनों क्षेत्रों का आधार होता है। ठीक है, देश में सभी आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों के कारण संभव हो पाती है। देश में जो सभी गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं, ये किसके द्वारा संभव हो पाती है? केवल प्राथमिक क्षेत्र के द्वारा क्या हो सकते हैं? संभव हो सकते हैं। ठीक है, फिर चौथा है बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होता है। क्या होता है इसमें? इसमें जो प्राथमिक क्षेत्र होता है इसमें मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाता है? मजदूरों को रोजगार दिया जाता है। ठीक है, तो ये रहा प्राथमिक क्षेत्र की विशेषता। आशा करते हैं कि ये वाला क्या हो गया? प्राथमिक क्षेत्र की विशेषता क्या हो गया होगा? आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं द्वितीय क्षेत्र की विशेषता। तब आपको लगाना है
द्वितीय क्षेत्र की विशेषता, इस तरह हेडिंग लगा देना ब्लैक पेन से, फिर इसके नीचे इस तरह का अंडरलाइन कर देना है। फिर इसमें लिखना है कि द्वितीय क्षेत्र प्राय प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल लेता है। मैंने भी बताया कि जो प्राथमिक क्षेत्र होता है वो सभी क्षेत्र का क्या होता है, आधार होता है। तो इसने बताया कि द्वितीय क्षेत्र प्राय प्राथमिक क्षेत्र से क्या करता है, कच्चा माल लेता है और घरेलू व्यवसायों, निर्यात और उपभोक्ताओं के लिए तैयार माल बनाता है। क्या करता है, जो द्वितीय क्षेत्र होता है वो पहले प्राथमिक क्षेत्र से लेता है, कच्चा माल लेता है, फिर वो क्या करता है, माल को तैयार करता है उपभोक्ताओं के लिए, ठीक है, या निर्यात के लिए। ठीक है, पहला विशेषता हो गया। दूसरा विशेषता इसमें लिखना है कि विनिर्माण, विनिर्माण प्रक्रिया के माध्यम से कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तन परिवर्तन के माध्यम से जोड़ा गया मूल्य जो विकसित अर्थव्यवस्थाओं के तेजी से विकास का आधार है। ठीक है, क्या कह रहा है कि विनिर्माण प्रक्रिया के माध्यम से कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तन करके माध्यम से जोड़ा गया मूल्य जो विकसित अर्थव्यवस्थाओं के तेजी से विकास का आधार है। ठीक है, दूसरा आपका विशेषता हो गया। तीसरा विशेषता है कि द्वितीय गतिविधियों में विद्युत उपकरण निर्माण, खाद्य निर्माण, हस्तशिल्प, ऑटोमोबाइल, कपड़ा उत्पादन, रासायनिक और एरोस्पेस निर्माण शामिल है। क्या है, मतलब द्वितीय क्षेत्र में ये सभी निर्माण क्या है, शामिल है। मतलब द्वितीय क्षेत्र में यही सब क्या कहता है, निर्माण किया जाता है। ठीक है, आखिरी इसका विशेषता है कि द्वितीय क्षेत्र वस्तुओं का विनिर्माण करता है। जो द्वितीय क्षेत्र होता है वो वस्तु का करता है, दोबारा से क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र दोनों की विशेषता आपको पता हो गया होगा। और इन चारों में से कोई एक जरूर आएगा 100% बाबू। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि इन दो कारणों की व्याख्या कीजिए। उत्तर लगभग 80 शब्द देना है। उत्तर कितना शब्द देना है, 80 शब्द देना है। और ये 4 नंबर का प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि जो प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है वो बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। इसका उत्तर आपको क्या लिखना है, इसका उत्तर लिखना है आपको कि विश्व अर्थव्यवस्था से प्रायः विश्व के संपूर्ण देशों की अर्थव्यवस्था पर आधारित अर्थव्यवस्था का बोध होता है। इस प्रकार वैश्विक अर्थव्यवस्था को विश्व समाज की अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। ठीक है, जबकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं कहलाएंगी। जबकि जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं बाबू क्या कहलाएंगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था कहलाएंगी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में पुनः निर्माण का कार्य दो बड़े प्रभावों के साथ आगे बढ़ा। पश्चिमी विश्व में अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से एक वर्चस्वशाली ताकत बन चुका था। जिस समय पूंजीवादी विश्व महामंदी से जूझ रही थी, उसी दौरान सोवियत संघ ने क्या लिखा है, सोवियत संघ के लोगों ने अपने देश को एक पिछड़े खेतिहर देश की जगह एक विश्व शक्ति की हैसियत से ला खड़ा कर दिया। क्या कर दिया, ला खड़ा किया था। विश्व बैंक और आईएमएफ ने 1947 में औपचारिक रूप से काम किया। पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों और जापान के लिए व्यापार तथा आय में वृद्धि के एक नए युग का सूत्रपात ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था के माध्यम से हुआ। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना था। बस आपको 80 शब्दों में लिखना था, तो इससे ज्यादा नहीं लिखना है। तो इससे कम भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा मत लिखिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा। अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि राजनीतिक दलों के 4 महत्वपूर्ण कार्यों को उल्लेख कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 2024 2023। ठीक है,
का जाकर आप प्रश्न पत्र उठाइए, पिछले साल का पेपर उठाइए और इस प्रश्न को मिलाइए। दोनों साल पूछा गया है। उत्तर लगभग 180 शब्दों में, सॉरी 80 शब्दों में दे रहे हैं, बार बार 180 कर रहे हैं। 80 शब्दों में आपको उसका उत्तर देना है कि राजनीतिक दलों के 4 महत्वपूर्ण कार्य कौन के हैं, उसके उल्लेख करना है। तो चलिए एक एक कार्य को देख लेते हैं। सबसे पहला कार्य आपका राजनीतिक दल का मुख्य कार्य चुनाव लड़ना है। पहला क्या लिखना है कि जो राजनीतिक दल का मुख्य कार्य क्या होता है, चुनाव लड़ना है। अधिकांश लोकतांत्रिक देश में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के मध्य संपन्न होते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देश है, जहां जहां पर जिस देश में लोकतांत्रिक देश है वहां पर जो चुनाव होते हैं वो राजनीतिक दलों द्वारा जो खड़े गए उम्मीदवार होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, उनके द्वारा क्या होता है, संपन्न होता है। ये उम्मीदवार पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता या पार्टी के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। अमेरिका जैसे कुछ लोकतांत्रिक देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समाज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपका पहला क्या करना था, पहला कार्यक्रम था। फिर दूसरा कार्य क्या है कि राजनीतिक दल नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं। ठीक है, तो ये क्या रहा आपका, दूसरा रहा। अब हम लोग चलते हैं तीसरा कार्य पर। तीसरा कार्य क्या था, तीसरा कारण है कि तीसरा कार्य है कि राजनीतिक दल देश के लिए कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो राजनीतिक दल है वो देश के लिए कानून बनाने में क्या की है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोई भी कानून तब तक बिल नहीं बन सकता है, तब तक नहीं बिल नहीं बन सकता है जब तक बहुमत पार्टी इसे समर्थन नहीं देती है। ठीक है, तो ये रहा है आपका तीसरा कार्य राजनीतिक दल का। चौथा कार्य और आखिरी कार्य है कि राजनीतिक दल सरकार बनाते और चलाते हैं। जो राजनीतिक दल है वो सरकार बनाते हैं और क्या करते हैं, चलाते हैं। साथ ही साथ नीतियों और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय नेता ही लेते हैं और ये नेता विभिन्न दलों के होते हैं। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर लिखना था आपको। क्या क्या प्रश्न था आपका, प्रश्न था कि राजनीतिक दलों के 4 महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो मैंने चारों बता दिया, 2 यहाँ पर रहे और 2 यहाँ पर रहे। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्या कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। ठीक है, विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए क्या कीजिए, कोई 2 सुझाव दीजिए। लगता है प्रश्न मैंने पीछे करा दिया है, ये प्रश्न मैंने ऑलरेडी करा दिया। ठीक है, ये प्रश्न मैंने ऑलरेडी करा दिया कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। ये 2 बार पूछा गया था, 2024 2023 में दोनों बार पूछा गया था। तो इसको मैंने अभी पीछे कराया है, तो आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है। और ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको जरूर तैयार करना है। ठीक है ना, उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर हम लिख लेते हैं। उसका उत्तर क्या लिखना है कि वैश्वीकरण की स्थिति उपनिवेश काल में भी मौजूद थी। जो वैश्वीकरण की स्थिति है ये उपनिवेश काल में क्या थी, मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय जब भारत आए उस समय भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे तथा दक्षिण भारत के किसानों को प्रोत्साहित किया जाता था और किया जाता था कि वे इन फसलों को उगाए। गरम मसाले आज भी निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु है। भारतीय किसान अपने लिए खाद्यान्न खाद्यान्न नहीं उगा सकते थे। बिहार के किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। 1917 में चंपारण आंदोलन भी इसी लिए हुआ था। मैंने अभी इसके पीछे बताया था कि जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था किस क्यों हुआ था। जो बिहार के किसान थे वो नील की खेती के लिए खेती नहीं करते थे और उसके लिए क्या किया था, अंग्रेजों द्वारा उन्हें क्या किया था, मजबूर किया था करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए गांधी ने क्या किया, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन को चलाया। आपने पीछे पढ़ चुका था। ठीक है, ये कि 1990 के बाद वैश्वीकरण का युग आया और भारतीय किसानों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हुई जिनके आर्थिक परिवेश को ही बदल दिया। चाय, कपास, चावल, कॉफी, जूट और मसाले मुख्य उत्पादन थे, परंतु फिर भी भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों में स्पर्धा करने में असमर्थ है क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायकी
की जाती है। क्या की जाती है? सहायकी की जाती है। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर आपको देना था। आशा करते हैं कि ये वाला प्रश्न क्या हो गया होगा, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखना था, तो आपको बस इतना लिखना है और पूरा फुल नंबर मिल जाएगा। 6 नंबर का एक प्रश्न था, आपको 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 100 उदाहरण से समझाइए, उदाहरण से समझाना है। उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है, 80 शब्दों में देना है। ठीक है, कि तृतीय, अभी मैंने प्राथमिक क्षेत्र बताया, फिर द्वितीय क्षेत्र बताया और तृतीय क्षेत्र के बारे में अब बताने जा रहे हैं। ठीक है, कि तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग देखिए, इसका उत्तर क्या लिखना है कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रकों में किसी वस्तु का निर्माण किया जा सकता है, किया जाता है। अभी मैंने पीछे बताया। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? सभी क्षेत्रों का आधार होता है। और द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है कि वस्तुओं का पुनः निर्माण किया जाता है। ठीक है, वही लिखा है कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रकों में किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, जबकि तृतीय क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता है, बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती है। बल्कि क्या की जाती है? सेवाएं प्रदान की जाती है। तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के विकास में मदद करती है, जैसे कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं को ट्रकों और ट्रेनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना तथा बाजारों में बेचना आदि तृतीय क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। ध्यान समझिएगा कि जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र द्वारा जो वस्तुएं बनाई जाती हैं, उन बना देती हैं, फिर जो तृतीय क्षेत्र होता है उससे क्या करता है? ट्रकों ट्रेनों में लाद कर और बाजारों में जाकर करना बेचना, उसका कार्य होता है तृतीय क्षेत्र का। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं में बैंकों, टेलीफोन, बीमा कंपनियों की आवश्यकता होती है। ये सभी तृतीय क्षेत्र के उदाहरण है। ठीक है, इस प्रकार तृतीय क्षेत्र सेवाएं प्रदान करता है, जिनका उपयोग प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं के विकास के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह वो क्या है? तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रकों से क्या है? अलग है। ठीक है ना, कैसे भिन्न है वो आपको बताना था। तो आशा करते हैं कि ये वाला प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अब इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको तैयार कर सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि जो तृतीय क्षेत्रक है वो अन्य क्षेत्र से कैसे भिन्न है। उदाहरण से समझाना था तो मैंने उदाहरण से आपको समझा दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि उर्वरक की उपयोगिता की विवेचना कीजिए। क्या करना है कि उर्वरक की उपयोगिता की विवेचना कीजिए एवं भारत में इसके किन्हीं दो उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। क्या करना है? दो उत्पादक क्षेत्र का वर्णन करना है। उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है और आपका लॉन्ग वाला प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर क्या लिखना है कि अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटो अथवा पत्रण क्रम में जाता है। ठीक ना, अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटो अथवा पत्र क्रम में जाता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती हैं। ठीक ना, अभ्रक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। अभ्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले अपरिहार्य खनिजों में से एक है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार में उत्तरी पठारी किनारों में पाए जाते हैं। बिहार झारखंड के कोडरमा गया हाजरी बाग पेटी अग्रणी उत्पादक है। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास है। आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अभ्रक पेटी ही देश है। महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी क्या है? महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। ठीक है, तो इस तरह आपको अभ्रक की उपयोगिता का विवेचना करना था। अब जैसे कोई दो उत्पादक क्षेत्रों का नाम लिखना है तो चलिए उसको हम बता देते हैं। ठीक है, तो बस आपको इतना ही करना था, ज्यादा इसमें नहीं लिखना है। इसमें सभी क्वेश्चन मैंने करा दिया है, इसका उत्तर आपको बस इतना ही लिखना था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा था ना कि दो उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर वाला क्या था आपका? हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है, दूसरा राजस्थान वाला है। ठीक है, तो इतना ही लिखना था आपको, इतना ही में आपको पूरा फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन जिसको बोलते हैं WTO के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। उत्तर लगभग 150 शब्दों में है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन के क्रियाकलापों का वर्णन करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आप लोग उत्तर देख लीजिए कि व्यापार में आने वाली बाधाओं की वार्ता के जरिए कम करना या समाप्त करना
क्या होता है, WTO का कार्य होता है। बाधाएं जैसे आयात, प्रशुल्क, व्यापार से जुड़ी दूसरी बाधाएं, एंटी डंपिंग, सब्सिडी, उत्पादक मानक, व्यापार से संबंधित कानून बनाना और बनाए गए कानूनों की जांच करना, व्यापार संबंधी बौद्धिक संपादन का निरीक्षण करना। ठीक है ना, ये किसका कार्य होता है, आपका विश्व व्यापार संगठन का कार्य होता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ा सा और है इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको पूरा प्रश्न क्लियर हो गया होगा। यदि आपने बस इतना प्रश्न बहुत तैयार कर लिया ना, तो एक भी प्रश्न 2025 में बाहर नहीं जाएगा, सभी प्रश्न इसी से रहेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि सभी प्रश्न आपको क्लियर हो गए होंगे, आप सभी के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा और तैयार करके 2025 का एग्जाम देने जाइएगा और तब बताइएगा कि प्रश्न आया कि नहीं आया। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है।